फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत का हर नागरिक, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, भारत के हर नागरिक के पास जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) में लगे हाथ ये भी कहा गया है कि किन किन कारणों से और किन किन क्षेत्रों में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। पिछले दिनों अजीत भारती जो कि डू पॉलिटिक्स के को-फाउंडर हैं और पत्रकार हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक वीडियो बनाया था। उसके चलते अजीत भारती पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल जो है वो केस चले, उसके लिए कृतिका सिंह ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से परमिशन मांगी थी। परमिशन उन्होंने दे दी थी। अब हो सकता है वो केस फाइल करें और फाइल करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आगे की प्रोसीडिंग उसमें हो। अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केसेस होते हैं, खास करके जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के होते हैं, उसमें दो तरह से वो शुरू हो सकते हैं। एक ही होता है कि कोर्ट को जब लगता है, कोर्ट के जब संज्ञान में आता है कि किसी ने कंटेम्प्ट किया है, ऐसी बात कही है जो कंटेम्प्चुअस है, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट खुद उस मामले में जो है मैटर को इनिशिएट कर सकता है। ये पावर हाई कोर्ट्स के पास भी है अगर उनका कंटेम्प्ट होता है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप सो मोटो जो है इनिशिएट कर सकता है जो भी केस जहाँ पर उन्हें कंटेम्प्ट लगता है। लेकिन जनरली अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है तो वो व्यक्ति कैसे कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, इस पर एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। क्योंकि पहला मेथड तो ये है कि कोर्ट को जब लगता है, कोर्ट के संज्ञान में आता है, तो कोर्ट वो केस शुरू कर देता है और उसमें जो दूसरा पक्ष है उसको अपनी बात रखनी पड़ती है और उसके बाद उसमें डिसीजन आता है। दूसरा जो एंट्री का एक तरह से तरीका है या दूसरा जो मामलों को इनिशिएट करने का तरीका है, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। रेस्ट्रिक्शन इस तरह से लगाई गई है कि जब तक अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, जब तक उस मामले में जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो क्रिमिनल केस है वो फाइल करना चाहते हैं, तो जब तक उनके ऑफिस से जो है परमिशन नहीं मिल जाती तब तक आप फाइल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो रजिस्ट्री है कोर्ट की वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगी। क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है उसके तहत ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो है परमिशन देंगे तभी वो आगे इनिशिएट होगा। जब मामला कोई भी एप्लीकेशन अटॉर्नी जनरल के पास या सॉलिसिटर जनरल के पास जब जाती है तो फिर वो देखते हैं जो अपने जो उनका एक नज़रिया है कानून के प्रति और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर है उसमें उनको लगता है कि इससे जो है कोर्ट की अवमानना हुई है, उनको अगर लगता है तो फिर वो परमिशन देते हैं। इस मामले में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो कि देश के सबसे बड़े वकील हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्योंकि वो भारत सरकार के द्वारा जो अटॉर्नी जनरल का पद है वो उनके पास है और वो सरकार के मामलों को में सरकार का पक्ष रखने के अलावा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जैसे ये है उसमें भी उनका एक डिस्क्रिशन होता है और वो डिस्क्रिशन नहीं कहेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। और ऐसे और भी मामले होते हैं जैसे उनको जो है संसद में भी, जैसे वो राइट ऑफ ऑडियंस है देश भर में, कोर्टों में भी सबसे पहले प्रेसिडेंस में वो आते हैं, जब भी कोर्ट सुनेगा तो उन्हें सुनेगा। तो ये जो एक तरह से बैरियर लगाया गया है कि जिसमें अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल देखे मामले, ताकि फ्रिवोलस या ऐसे ही कोई भी व्यक्ति किसी भी बात पर कंटेम्प्ट की पिटीशन लेकर के पहुंच जाए तो वो कोर्ट का समय जाया ना करे। अब जब इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित जो परमिशन मांगी गई थी वो मिल गई है, तो अब नेक्स्ट लेवल का जो काम शुरू होता है कि भाई जिसने ये परमिशन मांगी है अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल जो है वो फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में। और तब बात आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस मामले में नोटिस इश्यू करता है या नहीं करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस मामले में नोटिस इश्यू नहीं करता है तो वो केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उस मामले में नोटिस इशू कर देता है तो फिर उस मामले में सुनवाई होती है। अब इसके दो पक्ष हो जाते हैं कि जनरली क्या होता है कि
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना जो करता है उसको दंडित करने के लिए उसको या तो वो माफ़ी मांगे या तो उसका कन्विक्शन होगा और उसे जो पेनल्टी उस पर इम्पोज की जाएगी वो उसे उसी जैसे अगर कन्विक्शन के बाद उसको अगर इम्प्रिजनमेंट कही गई है तो वो इम्प्रिजनमेंट उसकी होगी, नहीं तो फाइन कहा गया तो फाइन होगा। जो कोर्ट को उस समय ठीक लगता है वो कोर्ट ऐसे मामलों में करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अभी तक जैसे ये वीडियो है वो पहले जब 2 हफ्ते पहले तक मुश्किल से 1.5 लाख लोगों ने इसको देखा था। जब से ये परमिशन मिली तब से फिर से न्यूज़ में आया और न्यूज़ में आने के चलते अब वो तकरीबन 4 लाख के पास उसके व्यू होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये केस इस मामले में नोटिस इशू होगा, ये मामला चलेगा, तो फिर ये वीडियो भले ही उस मामले में आज के दिन क्या होता है कि वीडियो कोर्ट ये कह सकता है कि वीडियो टेक डाउन किया जाए, इसको डिलीट किया जाए। हो सकता है कि ऐसी जब भी वो बात होगी तो वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आज के दिन जो फुटप्रिंट्स होते हैं वीडियो के, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम पर जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो रहते हैं, लोग डाउनलोड कर लेते हैं, लोग उसको सर्कुलेट वाया जैसे दूसरे माध्यम होते हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जो भी है, उससे भी लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात क्या कही गई थी वो बात हर आदमी तक पहुंचती है कुल मिलाकर के, क्योंकि देश में जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यू मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब में वो बात आएगी। अब फिर वो क्या बात होती है कि जो बात 1 लाख लोगों को पता है, जो भी पक्ष है, जिस व्यक्ति ने कंटेम्प्ट का जिसके ऊपर एलिगेशन है उसकी तरफ से या दूसरे पक्ष की तरफ से जो भी बात आएगी वो फिर बात केवल छोटे सर्कल में नहीं रहती है, वो करोड़ों करोड़ लोगों के पास पहुंचती है। और वैसे मामलों में जो जिन चीज़ों का आम आदमी तक ना भी पहुंचे वो फिर अभी तक नहीं पहुंची थी वो फिर पहुंच जाती है। और इसीलिए कई बार कहते हैं कि जब तक जो चीज़ें केस जब तक नहीं होता है तब तक कम लोगों को पता होता है। केस जब पहुंचता है कोर्ट में और कोर्ट में नोटिस इश्यू होने के बाद आर्ग्यूमेंट होता है तो आज के दिन जैसे रिपोर्टिंग होती है, लीगल रिपोर्टिंग होती है, और सारे जो न्यू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी मीडिया हैं उन सब में बात यह है कि उन सब में आज के दिन जो हेडिंग होती है, हेडलाइन बनती है, वो सुप्रीम कोर्ट के चलते बनती है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखोगे, हाई कोर्ट्स के केसेस देखोगे, ज़्यादातर अखबारों में ज़्यादातर मामले जो बड़ी खबरें हैं वो वही होती हैं। तो इसलिए ऐसे मामलों में फिर वो बातें और आगे तक जाती हैं। इस मामले में अभी क्योंकि मामला शुरू नहीं हुआ है, फर्स्ट स्टेप जो कि केस की फाइलिंग से पहले की जो स्टेप एक बैरियर है वो उसमें पार हुआ है। इसके बाद अब आगे जाता है तो इसमें क्या होगा, क्योंकि अजीत भारती ने उसके बाद एक सब्सिक्वेंटली एक वीडियो बना करके अपना पक्ष उसमें रखा है और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो उसके लिए जो वो केस में जब उनको बुलाया जाएगा तो फिर वो उसमें वो अपना पक्ष भी रखेंगे। और हर व्यक्ति को इस देश में अपना पक्ष रखने की आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है 1901 में, लेकिन कितनी है वो तो कोर्ट तय करता है, क्योंकि कोर्ट के पास ही वो पावर है उस चीज़ को तय करने की कि जो नागरिक है उसने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को पार कर लिया है, उसका एक तरह से वोलेशन किया है या नहीं किया है। लेकिन इस मामले में अभी केस फाइल हुआ नहीं है। फाइल जब होगा तो ये मामला देश भर में, क्योंकि इस पर एक बड़ी जजमेंट इसलिए आ सकती है क्योंकि अभी तक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक जो कंसेप्ट रहा है ट्रेडिशनल, वो ये रहा है कि कोर्ट की अवमानना ना हो। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में जब हर व्यक्ति के पास, क्योंकि पहले क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में या कोर्ट के बारे में कोई भी बात कहता होगा तो वो किस तरह की बात होगी वो एक लोकल सर्कल में रह जाती होगी। आज के दिन हर व्यक्ति के पास लगभग में स्मार्टफोन होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो लोग जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उस पर अपने व्यू जब व्यक्त करते हैं उसके बाद वो व्यू एक तरह से पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कि उसके व्यू कितने होते हैं और वो कहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के पास एक व्यक्ति की आज़ादी का ऐसा टूल है जिससे कि उसके एक तरह से एविडेंस जनरेट होते हैं। आपने जो बात कही वो ख़त्म नहीं हो गई, आपने जो बात कही उसके डिजिटल जो है प्रमाण होते हैं। तो इसलिए वो कोर्टों को भी अब ये देखना है कि इसकी रिलेवेंसी क्या है, क्योंकि इंग्लैंड में जैसे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है 2011-12 के आसपास में, और वहीं से भारत में भी आया है, क्योंकि जो लीगेसी जो ब्रिटिश लीगेसी है उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और माननीय जो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन्ना जी, उन्होंने पिछले 2 सप्ताह में कम से कम 2 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहा है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो आम आदमी के लिए अभी भी उस तरह से नहीं बनी है जैसी होनी चाहिए। आम आदमी को अभी भी न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आम आदमी के समझ में भी नहीं आता है और आम आदमी एलियन फील करता है, ऐसा फील करता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, वो उससे मेल नहीं खाता है या उससे संबंधित ही नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। तो ये बात, दोनों बातें अगर हम देखें जोड़ करके, तो कोर्ट इस मामले में हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा कहे कि कैसे मामलों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को माना जाए, नहीं माना जाए, या व्यक्ति की आज़ादी जो डिजिटल एज में किस तरह से इसको लिया जाए। इसी तरह के 2 केसेस और भी अभी पेंडिंग है। जो कुणाल कामरा का केस है वो, उसमें भी नोटिस हो चुका है, लेकिन उसके बाद अभी उसका भी डिसीजन कभी जब उसमें सुना जाएगा तो वो आएगा। लेकिन ये क्योंकि प्रायोरिटी केसेस नहीं होते जनरली कई मामलों में, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे एक ज़माने में केरला के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं EMS नामुद्रीपद, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। एक बार एक हाई कोर्ट के जज थे जो बाद में कानून मंत्री बने, उन्होंने कुछ टिप्पणी की जुडिशरी पर, तब उन पर उसका जो कॉग्निजेंस लिया गया और उसके बाद उन मामलों में सुनवाई हुई, जजमेंट हुई और कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट भी दिया। लेकिन कई मामलों में लंबे समय तक ऐसा नहीं होता है। जो प्रशांत भूषण का केस था उसमें भी अभी तक एक केस पेंडिंग है और एक केस में उसमें उसका कन्विक्शन हुआ था। तो इसी तरह से इनमें डिपेंड करता है कि कोर्ट को जब लगता है कि प्रायोरिटी केसेस है तो उसको प्रायोरिटी में लिया जाता है, और नहीं लगता तो फिर वो नॉर्मल कोर्स में जब भी उनकी सुनवाई होगी, जिस तरह से उसका नंबर आता है तो उसमें डिसीजन होता है। देखते हैं ये कब तक ये केस फाइल किया जाएगा, कब इसमें डिसीजन, कब इसमें नोटिस इश्यू होगा और कब इसमें सुनवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।